तो आज शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे रामलला के दर्शन पूजन से, क्योंकि आज बेहद पावन दिन है। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज रामलला को नए मंदिर में स्थापित हुए पूरा 1 साल पूरा हो चुका है। अयोध्या में नया राम मंदिर बनने के बाद से दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्त इस पावन धाम में पहुंचकर खुद को धन्य भाग समझते हैं। रामलला के दर्शन के बाद सभी भक्त हनुमानगढ़ी भी जाते हैं। मान्यता ये है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हमेशा विराजमान रहते हैं और राम भक्तों की रक्षा करते हैं। यूं तो तिथियों के हिसाब से राम मंदिर का वार्षिक उत्सव 11 से 13 जनवरी तक मनाया गया था। आज अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के हिसाब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर अयोध्या समेत कई जगह अलग अलग आयोजन भी किए जा रहे हैं। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा। तो आइए जानते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के लिए शुभ साबित हुआ है अयोध्या का यह भव्य राम मंदिर। चलिए एक एक करके इसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल 22 जनवरी 2024 को यानी पिछले साल आज ही के दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम के साथ हुई थी। तिथि के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहले ही मनाया जा चुका है। अयोध्या में राम मंदिर की वजह से इस साल उत्तर प्रदेश में पर्यटन का नया रिकॉर्ड भी बना है और जनवरी 2024 से सितंबर तक की बात करें तो यूपी में 47 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। इन 47 करोड़ में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या 18 करोड़ है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश से अयोध्या करीब 13 करोड़ 55 लाख लोग आए हैं जिन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। वहीं रामलला के दर्शन के लिए विदेशों से करीब 3 करोड़ 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। जहां तक राम मंदिर में चढ़ावे की बात है तो अप्रैल से अक्टूबर तक दान पात्र में 55 करोड़ का चढ़ावा आया है। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 1 साल में राम मंदिर का 80% काम पूरा हो चुका है। ऐसा कोई नहीं है कि रामायण माना जा रहा है कि इसी साल मार्च में मंदिर का शिखर निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। यही नहीं, अप्रैल तक मंदिर समेत सप्त मंडपम का निर्माण होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 तक शेषावतार मंदिर का काम भी पूरा हो जाएगा। वहीं इस साल अक्टूबर तक राम मंदिर के परकोटे का काम भी पूरा होने की संभावना है। तो इस बीच रामायण धारावाहिक में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने रामायण बांटने का अभियान भी शुरू किया है। अरुण गोविल ने लोगों से अपने घरों में रामायण का पाठ करने और उसकी सीख को अपने जीवन में उतारने की सलाह दी है। रामायण से अच्छा ग्रंथ ऐसा कोई नहीं है कि रामायण का एक पृष्ठ भी अगर किसी के मन में घुस जाए ना तो उस आदमी की जिंदगी बदल सकती है। रामायण में हर पेज पे इतना कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वो किया कि मेरे मन में आया कि हमें घर घर जाकर रामायण देनी चाहिए। जिन लोगों के घर में रामायण नहीं है, जिनके घर में है, उनसे भी कहना चाहिए कि आप इसे रामायण पढ़िए, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए तो अच्छा होगा। और मैं ये मानता हूँ कि अच्छी चीज़ लोगों को समझ में तो आती है अगर ठीक से समझाई जाए तो। एंड आई एम श्योर कि मेरी कोशिश होगी मैं ठीक से समझा सकूँ उनको। और अयोध्या के राम मंदिर की झलक प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भी देखने को मिल रही है। कुंभ मेले में अयोध्या के राम मंदिर जैसा मॉडल तैयार किया गया है जिसमें राम मंदिर में स्थापित रामलला की तरह दिखने वाली मूर्ति है और विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में ये राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद संगठन की राम मंदिर निर्माण आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। संगम की रेती पर बना ये राम मंदिर का मॉडल लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे भक्त सेल्फी भी ले रहे हैं। तो महाकुंभ मेले में रामलला के दर्शन हो रहे हैं। श्रद्धालु अयोध्या में विराजमान रामलला जैसे मॉडल के दर्शन, उनकी प्रतिमा के दर्शन प्रयागराज में ही कर पा रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसका मॉडल तैयार किया गया है जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन कुंभ मेले में ही कर पा रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र की है जहां अयोध्या जैसे राम मंदिर को बनाया गया है और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा तो हुआ ही है, लेकिन प्रयागराज में भगवान रामलला के दर्शन करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और स्नान के बाद रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये पंडाल बहुत ही सुंदर है और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे ये विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में हमें राजा रामचंद्र जी के इतने भव्य दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। कुंभ मेला में आया है 2025 में, जैसे हम लोग को लग रहा है जैसे कि यहाँ अयोध्या जैसे एक मंदिर बन गई है
कुंभ मेला में बहुत अच्छा लगा। बाहर हम लोग ने पूजा किया, आरती की, यहाँ फोटो वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हम लोग के यहाँ सब कुछ देखने को मिला है। यहाँ पे अयोध्या के जैसे राम मंदिर भी देखने को मुझे मिला है, जो हूबहू अयोध्या जैसे ही है। और हमको ये देख के बहुत ही अच्छा लगा है कि मतलब प्रयागराज कितना डेवलप किया है। भगवान रामलला का मंदिर जो अयोध्या में है, उसी का स्वरूप है पूरा यहाँ पे रखा गया है। अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि जो अयोध्या में भगवान रामलला का मूर्ति विराजमान है, उन्हीं मूर्ति का दर्शन हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3-4 दिनों से राहत की धूप खिली हुई है, लेकिन अब इस धूप को नजर लगने वाली है। जी हां, आज से मौसम में बदलाव हो रहा है। सुबह की बात करें तो आज दिल्ली में कई इलाकों में घना कोहरा था, जिसके चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर कई विमानों के उतरने में देरी हो रही है। यही नहीं, कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली करीब 9 ट्रेनें भी लेट हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का अंदाज बदल सकता है और आज शाम से ठंड की वापसी भी हो सकती है। सर्दी के इस मौसम में इन दिनों जहां दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात सर्दी अपने होने का एहसास दिला रही है, वहीं पिछले 3 दिनों से तेज धूप निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। बेशक मौसम का ये अंदाज लोगों को जनवरी में ही मार्च जैसे मौसम का एहसास करवा रहा हो, लेकिन जरा सा भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सर्दी अभी विदा नहीं हुई है, बल्कि अब सर्दी का यू टर्न होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर आज से यानी 22 जनवरी और 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। अनुमान है कि दोनों ही दिन शाम से तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी। इसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बारिश हल्की होगी, लेकिन देर तक होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड से बेहाल लोगों के लिए ये धूप राहत बन रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ये सूरत बदल सकती है, कोहरा और ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान के फिर से कम होने के आसार हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोहरे के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट रात, शाम और सुबह के लिए जारी किया गया है। 23 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद फिर से जबरदस्त ठंड की वापसी हो सकती है। 24, 25, 26 को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज से अगले 2 दिन बादल छाए रहने का अनुमान है। 26 जनवरी तक तापमान में गिरावट रहने के संकेत मिल रहे हैं। अगर मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो एक बार फिर सर्दी यू टर्न लेते हुए ठिठुरन बढ़ाएगी और लोगों को धूप के दर्शन के लिए फिर लंबा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में सर्दी के जबरदस्त तरीके से लौटने की संभावना जताई है, लेकिन दिल्ली से 320 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में ठीक ठाक ठंड महसूस की जा रही है। तो कैसा है चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। आइए देखते हैं। चंडीगढ़ में मौसम काफ़ी खुल गया है। अगर बात करें फॉग की तो फॉग बिल्कुल नहीं है। हालांकि ठंड उसी तरह ठंड है जिस तरह की जनवरी के महीने में रहती है। और हम इस वक्त ये सेक्रेटेरिएट रोड के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा फॉग रहती थी और सड़क पे ऊपर ही कुछ नज़र नहीं आता था। वाहनों को बड़ी दिक्कत होती थी, हेडलाइट्स और ब्लिंकर्स ऑन करके चलते थे क्योंकि विजिबिलिटी और मोबिलिटी स्लगिश हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि वेदर खुला है, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि धुंध भी नहीं है और आज भी वही हालात हैं। हालांकि वो जो अर्ली मॉर्निंग एक बहुत चिल रहती है, उसी तरह वो ठंड भी है और लोगों को ठंड से तो परेशानी है, लेकिन एक राहत की बात जो यहाँ चंडीगढ़ में देखी जा सकती है वो ये है कि धुंध नहीं है। हालांकि ये मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। चंडीगढ़ की कंडीशन ऐसी है, जब भी हिमाचल में कुछ बदलाव आता है, क्योंकि चंडीगढ़ नज़दीक है, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन फिलहाल धुंध से राहत है चंडीगढ़ के लोगों को। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी।
तो जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार है। ताजा बर्फबारी से यहां के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। स्थानीय लोगों की आमदनी में इजाफा तो हो ही रहा है। पर्यटक भी मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब तक यहां 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है, जिसका अभी आगे और जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर लौट आया है। ऐसे में एशिया के स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार है। फ्रेश स्नोफॉल ने यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक हर चीज बर्फ की सफेदी से सराबोर है। पहले ही बर्फ की मोटी चादर में ढके इन पहाड़ों पर अब तक 1.5 से 2 फीट ऊंची ताजा बर्फ गिर चुकी है। घाटी में 40 दिनों तक चलने वाला चिलेकना अब अपने समापन की ओर है। इसके बावजूद गुलमर्ग में बर्फबारी पूरे शबाब पर हो रही है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे मानो जर्द सफेद रुई की बरसात हो। खुले मैदान में जब बर्फ के मुलायम फोहे सैलानियों के चेहरे पर आकर ठहरते हैं तो उस मखमली एहसास को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ चारों ओर जमीन पर बिखरी बर्फ की मोटी चादर स्वर्ग की खूबसूरती का एहसास कराती है। हम लोग हैं और इतना अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला है। सही में इतना अच्छा बेस्ट फीलिंग है ना, जब ऐसे करके देखते हैं ना, ओह माय गॉड, पहली बार इतना स्नोफॉल देखा है और बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छा है, बेस्ट है ये, बेस्ट। सारी आज खत्म हो गई। बेस्ट गिफ्ट है कश्मीर का हमें स्नोफॉल। गुलमर्ग की इन खूबसूरत वादियों के दीदार को देश विदेश से सैलानियों का पहुंचना जारी है। बर्फ की आगोश में छिपे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मस्ती का ख्वाब लिए एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों की मुराद पूरी हो रही है। बर्फ से मैदान पर लोग आइस हॉकी का भी लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल से गुलमर्ग की सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। सैलानियों को आने जाने में असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ दिन रात रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग की मानिए तो अभी यहाँ बर्फबारी का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मीर फरीद, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। एक तरफ कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर हमारे जवान 26 जनवरी की परेड रिहर्सल में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चे और कलाकार गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। कल कर्तव्य पथ से लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसमें सेना के मार्चिंग दस्ते, बैंड और झांकियां निकाली जाएंगी। गुजरात के देवभूमि द्वारका में अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन सुर्खियों में है। यहां 3 फेज में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद जमीन कब्जा मुक्त हो चुकी है। सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद संवेदनशील द्वारका के उन समुद्री द्वीपों पर इमारतें खड़ी कर ली गई थी जिन पर इंसानों के आने जाने पर भी रोक थी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के 7 द्वीपों को अब अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है। अवैध कब्जे के खिलाफ यहां प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। गुजरात के द्वारका शहर से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में यह अतिक्रमण अभियान 7 दिनों तक चला। समंदर से सटे द्वारका जिले में 235 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। यहाँ समंदर में कुल 23 टापू हैं, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। इन 23 द्वीपों में 21 द्वीप ऐसे हैं जो पूरी तरह निर्जन हैं। यहाँ किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद यहाँ के 7 द्वीपों पर न केवल कब्जे किए गए थे, बल्कि इन पर निर्माण भी कर लिया गया था।
जिनमें धार्मिक और कमर्शियल इमारतें भी खड़ी कर ली गई थी। ये जो आइलैंड्स हैं हमारे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए खूब महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं। यहाँ पर पहले भी स्मगलिंग का जो है एक इतिहास रह चुका है। यहाँ पर ड्रग्स की लैंडिंग भी हो चुकी है, इसलिए यहाँ से बांधकाम हटाना, जो इलीगल एंक्रोचमेंट हटाना भारत की कोस्टल सिक्योरिटी के लिए खूब महत्वपूर्ण था। अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में द्वारका नगरी पालिका, ओखा नगरी पालिका और बेट द्वारका प्रशासन के 110 कर्मचारी शामिल हुए। कानून व्यवस्था की कोई स्थिति न हो, इसको लेकर 1000 पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। फिलहाल यहां जमीन को 100% कब्जा मुक्त करा लिया गया है। टोटल स्ट्रक्चर्स जो डिमोलिश हुए हैं वो है 525। सरकार की जमीन जो खाली हुई है वो है 1,27,970 स्क्वायर मीटर, और आज की डेट में जेंट्री रेट से उस जमीन की कीमत जो है वो 73 करोड़ 55 लाख आंकी जाती है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम इन द्वीपों पर आगे अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब से पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम समय समय पर इन टापुओं का निरीक्षण करेगी, अपने स्तर पर निगरानी रखेंगे। अतिक्रमण के खिलाफ हुए इस बुलडोजर एक्शन की गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। वहीं जिन लोगों ने कब्जा कर इन द्वीपों पर अवैध इमारतें खड़ी की थी, प्रशासन अब उन पर एक्शन की तैयारी में है। ब्रिजेश दोषी, बेट द्वारका, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ट्रंप लगातार एक्शन में है। इस बार उन्होंने रूस को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए राजी नहीं हुए तो वो रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। इसके अलावा ट्रंप अमेरिका को एआई किंग बनाने का सपना देख रहे हैं और इसी के तहत ट्रंप ने $500 बिलियन के स्टारगेट एआई प्रोग्राम के लिए ओपन एआई ओरेकल को चुना है। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ट्रंप टीम बनाकर लगातार काम कर रहे हैं। इधर चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को लेकर अमेरिका में चल रही कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब पूरे संकेत मिल रहे हैं कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अमेरिका में लोकप्रिय इस चाइनीज ऐप को खरीद सकते हैं। मस्क के टिकटॉक खरीदने के दावे को ट्रंप के हालिया बयान ने और ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर लगा बैन 75 दिनों के लिए हटा दिया है। ट्रंप ने साथ में यह भी कहा कि अच्छा होगा टिकटॉक की मूल कंपनी अपने ऐप की 50% हिस्सेदारी अमेरिका को बेच दे। उनके इस बयान के बाद जब अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या एलन मस्क इस ऐप को खरीदेंगे, तो पत्रकारों को जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मस्क टिकटॉक खरीदते हैं तो वह इस डील के लिए तैयार हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क टिकटॉक के नए मालिक बन सकते हैं। आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ नगरी प्रयागराज, जहां आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब मच रहा है। अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अब इस महाकुंभ में वीवीआईपी का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। आज संगम में सीएम योगी समेत 54 मंत्री डुबकी लगाएंगे और कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक होगी। कुंभ बैठक में तीर्थराज से लेकर काशी अयोध्या के विकास को लेकर बातचीत होगी। वहीं बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को सरकार मंजूरी दे सकती है। क्या कुछ खास रहेगा बैठक में, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको महाकुंभ से जुड़े अपडेट दे देते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। कल फिल्म अभिनेता अनुपम खेर महाकुंभ पहुंचे, तो वहीं गौतम अडानी ने भी परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान किया। इस बीच उन्होंने संगम की आरती की, पूजा पाठ किया और अब खबर है कि कई बड़े दिग्गज भी कुंभ का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी महाकुंभ में 5 फरवरी को पहुंचेंगे, वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में होने वाली योगी कैबिनेट की इस बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज योगी त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में कैबिनेट बैठक करेंगे। इसमें 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। यूपी के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
जिसमें 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। धार्मिक क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। सरकार ऐसा फैसला ले सकती है। धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने की मुहिम पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने जैसी होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो लिहाजा इन जगहों के विकास के लिए नगर निगम का बॉन्ड जारी हो सकता है। तो इस बार महाकुंभ अपनी सुविधाओं और वैभव के चलते चर्चा में है। यहां न केवल आलीशान ठहरने की जगहें बनाई गई हैं, बल्कि सात्विक खाने पीने का भी खास इंतजाम किया गया है। ऐसी ही एक स्पेशल चलता फिरता रेस्टोरेंट यहां पर पहुंचा है। चलिए आपको दिखाते हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से उनकी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। रहने से लेकर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है, तो वहीं मेले में आए लोगों को घर जैसा जायका मिले, उसकी कमी यूपी का ये पहला डबल डेकर बस पूरा कर रहा है। महाकुंभ में भव्य रूप से सजा ये डबल डेकर बस कोई आम बस नहीं है। बस के अंदर और बाहर की बनावट और सजावट ऐसी कि बड़े बड़े होटल भी फेल हो जाएं। ये है यूपी का पहला डबल डेकर रेस्टोरेंट पम्पकिन, जो कि महाकुंभ के मीडिया सेंटर में खुला है। यहाँ एक साथ 25 लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। खास मौके पर इस खास रेस्टोरेंट में व्रत का खाना भी मिलेगा। खास बात यह है कि हमने अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा खाना हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और जो साधु संत भक्तजन का जिनका उपवास होता है, फास्ट होता है, तो उनके लिए हमने जो फलाहारी और सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का, उसका भी हमने प्रबंध किया है। ऑन डिमांड वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं। पम्पकिन रेस्टोरेंट में खाने का रेट श्रद्धालुओं के पॉकेट फ्रेंडली बजट में है। इस बस फूड में मीडिया कर्मियों को भी डिस्काउंट रेट पर खाना मिलेगा। डबल डेकर बस के ग्राउंड फ्लोर में किचन है, तो फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। ये डबल डेकर रेस्टोरेंट पूरी तरह से महाकुंभ मेले की थीम पर आधारित है। इसमें आपको महाकुंभ की झलक देखने को मिलेगी। बस के अंदर और बाहर लगी LED स्क्रीन पर महाकुंभ से जुड़ी फिल्में दिखाई जा रही हैं। पम्पकिन रेस्टोरेंट के ओनर ने ऐसे बस फूड का स्टार्टअप भी शुरू किया है, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। बस को मॉडिफाई कराने के बाद कीमत करीब 60 लाख आंकी जा रही है। आपने यहाँ की सुविधाएं ली? हाँ, अभी फिलहाल। कैसा लगा? अच्छा लगा। अनुभव कैसा रहा यहाँ एक्सपीरियंस? अभी हमने एक सैंडविच खाया, अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था उसका। लागत तो भी ठीक है। ठीक है। बस फूड कोर्ट का नाम पम्पकिन इसीलिए रखा गया क्योंकि हिंदू धर्म में पम्पकिन यानी कद्दू का उपयोग खाने में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नाम के जरिए श्रद्धालुओं को अपनी धर्म और संस्कृति से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। महाकुंभ मेले में पम्पकिन की लॉन्चिंग के बाद भविष्य में काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और महाकुंभ में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज इस बार के महाकुंभ में आ सकते हैं और लगातार सिलसिला बढ़ते जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ की छठा को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स भी यहां लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक क्रिएटर्स कोना बहुत भा रहा है, क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ऐसे क्रिएटर्स को सुविधा मिल सके। हमारी रिपोर्ट जरूर देखिए। महाकुंभ 2025 में व्यवस्थाओं को डिजिटल तरीके से लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं की कितनी भी भीड़ आए तो उसे संभाला जा सके। इस महाकुंभ को कवर करने के लिए भी भारी संख्या में यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर जैसे डिजिटल तकनीक के सिपाही भी पहुंच रहे हैं। इन लोगों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में इंडिया टुडे ग्रुप ने कंटेंट क्रिएटर्स कोना बनाकर अभूतपूर्व सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले जब आप इस लाउंज में एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक रिसेप्शन बना हुआ है। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो उसका समाधान आपको यहाँ मिलता है।
यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर स्नैक्स के लिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं। कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी इत्यादि सामान आपको यहाँ मिलते हैं, तो आप अपना कंटेंट बनाने के साथ साथ यहाँ कुछ समय चिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएटर्स के लिए खास व्यवस्था है। यहाँ पॉडकास्ट भी किया जा सकता है। इंटरनेट की हाई स्पीड भी उपलब्ध है, जिससे रील को आसानी से एडिट कर अपलोड किया जा सकता है। ये हमारे लिए बेटर है कि हम वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी और वॉइस ओवर जो भी हो वो हमारे लिए बहुत ही बेटर है, और जिसे पॉडकास्ट शूट करना हो वो भी यहाँ पे आके कर सकता है। सो ये एक मतलब इतने ज़्यादा क्राउडेड एरिया में एक ऐसा रूम मिलना और लाउंज मिलना बहुत बेटर है हमारे लिए। बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आके मिली है। अगर मैं पूरा दिन काम करता हूँ फिर यहाँ आके बैठ के एडिट भी कर सकता हूँ और उसी स्पीड से अपलोड भी कर सकता हूँ, तो वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। यहाँ पर रेस्ट रूम भी है और कैंटीन भी। सोफे लगे हुए हैं जहाँ आराम किया जा सकता है। मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा है और मनोरंजन के लिए वर्क स्टेशन भी। कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने वालों को महाकुंभ क्षेत्र में चाहिए थी। मतलब मुझे इतना मजा आ गया ना, महाकुंभ में घूमते घूमते मेरे पैर थक गए थे, और अभी यहाँ आकर भाई यहाँ पे सब कुछ है। इंटरनेट मिलेगा, वर्क स्टेशन मिलेगा, आके मजे से फोन चार्ज करो। इस पहल से सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपना काम करने में काफी आसानी हो रही है, क्योंकि दिन भर महाकुंभ क्षेत्र में रिकॉर्डिंग करने के बाद या तो उन्हें महाकुंभ क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था या फिर ऐसे स्थान की तलाश करनी पड़ती थी जहां पर इंटरनेट की सुविधा मिले। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जिनकी उम्र 129 साल है। नाम है शिवानंद महाराज। ये भारतीय संस्कृति, योग और आम जीवन शैली के प्रतीक है। इन्होंने अपने अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल और योग से एक मिसाल कायम की है। शिवानंद महाराज अपनी सहजता और सादगी से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो फिलहाल महाकुंभ में आए हैं, लोगों की सेवा में व्यस्त हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में श्रद्धालुओं का आना तो जारी है ही, यहाँ साधु संत और महात्मा भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे बाबा भी आ रहे हैं जो अपनी अनोखी शख्सियत से सबको आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं महाराज शिवानंद, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी उम्र है 129 साल। इनका जन्म 8 अगस्त 1896 में हुआ था। इस उम्र में भी बाबा शिवानंद महाराज को कोई बीमारी नहीं है। वो दिन में ना तो सोते हैं और ना ही तेल, दूध और नमक का इस्तेमाल करते हैं। उबला हुआ सब्जी, दाल, चावल लेते हैं। बाबा तेल नहीं लेते, फल नहीं लेते, दूध नहीं लेते। बाबा नमक नहीं लेते, सफेद नमक नहीं लेते, सफेद चीनी नहीं लेते। तो बहुत ही उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है। दिन में सिर्फ 2 बार आहार करते हैं, दोपहर को और रात को। शिवानंद जी महाराज पिछले 100 सालों से हर कुंभ में शामिल होते हैं, चाहे वो प्रयागराज में हो या नासिक, उज्जैन या हरिद्वार में हो। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में बाबा शिवानंद अपनी उम्र की वजह से तो चर्चा में हैं ही। वो यहाँ पर समाज के उपेक्षित सफाई कर्मियों और जरूरतमंदों को भोजन कराने का जिम्मा उठा रहे हैं। वो इनको भगवान का स्वरूप मानते हैं। All are gods. This is my conception. I love them. That is why they come to me. All are gods. बाबा शिवानंद के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं। उनका कहना है कि योग और दिनचर्या की वजह से ही उनकी सेहत इतनी अच्छी है। वो लोगों के लिए संदेश भी कुछ ऐसा ही देते हैं। Everybody should practice yoga early in the morning on empty stomach at about 1 hour yoga, and he will remain disease-free life for life. प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा है तो वहीं राजधानी दिल्ली में गाड़ियों का मेला लगा है, यानी महाकुंभ लगा है, जहां भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ का आकर्षण बना है वहां लॉन्च हो रही लग्जरी गाड़ियां, जिनके फीचर से लेकर उनकी खूबसूरती लोगों को खूब लुभा रही है। इस बीच हम आपको लगातार ऑटो एक्सपो से जुड़ी हर तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑटो एक्सपो में क्या कुछ नया और लग्जरी कार लॉन्च हुई है, देखिए हमारे संवाददाता मनीष औरसिया की खास रिपोर्ट। तो एमजी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दी है, बेहद शानदार लुक के साथ, बेहद कमाल के इसमें फीचर्स हैं। डोर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरह से जो इसमें डोर्स हैं वो विंग्स की तरह खुलते हैं। पहले भी ऐसी कई गाड़ियां थी, लेकिन फिलहाल एमजी ने इसे इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये पूरी तरीके से। इसकी रेंज की हम बात करें तो ठीक ठाक रेंज के साथ इसको लॉन्च किया गया है और लगभग 500 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर ये जाती है। और कितनी देर में चार्ज हो जाती है इसके बारे में अभी तक तो नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी जो इसका ये वेरिएंट चल रहा है विदेशों में है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से चार्जिंग जो टाइम है वो अलग है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अलग होगा। एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर की ये रेंज देती है और महज 3.2 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। चाइना जो ना करे वो कम है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक चाइनीज कंपनी BYD की यांगवैंग U8 कार है और ये SUV आप जानते हैं कि दुनिया की पहली SUV है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक तैर सकती है, चल सकती है। दुनिया की पहली ऐसी कार चाइना ने बना ली है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक चल सकती है। इस कार की बिक्री फिलहाल इंडिया में नहीं है, हालांकि ऑटो एक्सपो में BYD इसे लेकर जरूर पहुंचा है, लेकिन फिलहाल इंडिया में कब लॉन्च होगी, कितनी कीमत होगी, इसके बारे में अभी तक कोई प्लान BYD ने नहीं बताया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये एक 7 सीटर SUV आपको लगी रही देखने में, लेकिन साथ ही साथ ये एक ही जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। इस कार की ये भी एक खास बात है कि एक ही जगह पर 360 डिग्री ये घूम सकती है। हाइब्रिड ये कार है, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल से ये चलेगी और एक बार चार्ज करने पर लगभग 1000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा मोटर्स का यह पहला ऑटो एक्सपो है और इस ऑटो एक्सपो में देखिए आप कितने लोग की भीड़ टाटा के पवेलियन पर पहुंची हुई है। खास अट्रैक्शन पवेलियन का ये भी है कि इस बार टाटा ने अपने टाटा सियारा को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले के ज़माने में 90s में एक बहुत फेमस ये गाड़ी हुआ करती थी और उसी का एक एडवांस वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जो वाइट कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो पुराना वर्जन है और जो येलो कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो इसका लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। अंतर क्या है? लुक एंड फील में बहुत अंतर है, डिज़ाइन में बहुत अंतर है और इसे 5 सीटर तैयार किया गया। हालांकि अभी इसे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। आने वाले टाइम में इसका EV वर्जन भी आएगा। कीमत की हम बात करें तो फिलहाल टाटा सियारा को मार्केट में उतारने की तैयारी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा और वक्त लगने वाला है। कहा जा रहा है कि 2025 के आखिर तक या फिर साल 2026 की शुरुआत में इसे मार्केट में उतारा जाएगा और तभी इसका मार्केट प्राइस डिसाइड हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी को देखकर कई लोगों को अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे या फिर कई लोग अब तैयारी कर रहे होंगे एक बार फिर से पुराने दिनों को वापस लाना। ट्रैफिक जाम इंडिया की बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का
सॉल्यूशन मिलता दिखाई पड़ रहा है इस बार के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में। हम मौजूद हैं सरला एविएशन के पवेलियन में और ये देखिए आपके लिए एयर टैक्सी बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ ही दिनों में आप इससे सफ़र कर पाएंगे और इंडिया को जाम से मुक्ति दिलाने वाली ये सॉल्यूशन है। बहुत लंबे अरसे से इसका इंतज़ार हो रहा था, बहुत लंबे अरसे से इसकी चर्चा हो रही थी कि अब जल्द ही एयर टैक्सी आ जाएंगी, लेकिन अब उसकी एक बानगी कम से कम हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कितना बड़ा ये होगा और एयर टैक्सी बोलने से कुछ और नाम रखा है? आप फ्लाइंग कार बोल सकते हो, फ्लाइंग टैक्सी, एयर टैक्सी, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका जो टेक्निकल टर्म है उसको eVTOL बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन प्लस एयरक्राफ्ट हर एक चीज़ दिखती है एक साथ, इसीलिए इसका एक नया कैटेगरी बनाया गया है eVTOL। जो आप कैबिन देख रहे हो यहाँ पे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैबिन है। अच्छा। जितने भी और कंपनियाँ ग्लोबली काम कर रही है वो 4 पैसेंजर और पायलट दे रहे हैं। वी हैव एडेड 2 more सीट्स, थिंकिंग कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर हम प्राइस को पर सीट कम ला सकते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो अभी कब तक ये एक तरह से मार्केट में से हम कह सकते हैं आम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे, कब तक लगभग? ये हम टारगेट कर रहे हैं 2028 तक। आप जैसे आप दूसरी टैक्सीज बुक कर रहे हो आज मोबाइल ऐप के थ्रू, वैसे आप हमारी ऐप से भी आप टैक्सी बुक कर सकते हो, जहाँ से हम एज अ फेज़ 1 एयरपोर्ट को कनेक्ट करेंगे हॉस्पिटल से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने देश के अंदर कोई भी एम्बुलेंस ज़मीन पे फंसी ना रहे और जिस पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाना है वो समय तक पहुंच पाए। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो हॉस्पिटल को कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर दूसरा है IT पार्क एंड तीसरा है होटल्स, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स। So that is our phase 1. कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली।